सर, इधर 5 राज्यों में चुनाव हुआ और जैसा कि आप देख रहे हैं अब रिजल्ट आज आपके सामने है। 5 राज्यों में जो चुनाव का नतीजा आ रहा है सर, ये कोई चौंकाने वाला भी है, कुछ नहीं चौंकाने वाला भी है, मगर इन परिणामों से सर हमको लगता है कि इस देश को क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या इसका निकलने जा रहा है नतीजा, मक्खन क्या निकलने जा रहा है जिसको इस देश की जनता को इंतजार है जिसका। देखिए, भारतवर्ष में चुनावी व्यवस्था 1952 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और आज हम 2026 ईस्वी में। जी जी। तो आपको ये मैं बता दूं कि मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूं, इस नाते मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब तक जितना चुनाव हुआ 1952 से लेकर 2025 तक, 26 में भी जो इस चुनाव के पूर्व तक, उससे बिल्कुल ये चुनाव अलग है, भिन्न है। किस रूप में सर? ये एक नए राजनीतिक युग का उदय है हिंदुस्तान में। अच्छा, कौन सा नया राजनीतिक युग लग रहा है सर? राजनीतिक युग का मतलब ये है कि भारतवर्ष में पहले जिन सैद्धांतिक दलों का राज्य था, जी, जिसमें कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी आती है, लेफ्ट पार्टियां आती है, आज उन लोगों के सिद्धांत की समाप्ति हो गई और एक नए युग का प्रारंभ हुआ। ये नया सिद्धांत क्या है? नया युग क्या है? नया युग यही है कि आज राष्ट्रवाद का अगर कहा जाए कि अगर चरमोत्कर्ष आज देखने को हिंदुस्तान में मिला है। मैंने सर ये बंगाल चुनाव को देख कर कह रहे हैं कि तमिलनाडु की आसाम सर ये आखिर सारे चुनाव, वही तो मैं विश्लेषण अगर करूंगा। जी जी सर, यही तो विश्लेषण हम तो सुनना चाहते हैं। अगर ये विश्लेषण अगर आप समझ गए तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो अब तक हिंदुस्तान में प्रजातंत्र को जो उसको विरूपित कर दिया गया था, मतलब विकृत कर दिया गया था, और वो प्रजातंत्र वास्तव में एक मुखौटा था, प्रजातंत्र हिंदुस्तान में था ही नहीं। प्रजातंत्र और का जो सिद्धांत है कि जनता के विचार को आपको जानना है और जनता के विचार के अनुसार शासन चलना है। तो सर इतने दिन तक जो सत्ता चली वो क्या जनता का विचार से नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के रिजीम में अगर 1952 से लेकर के अगर आप 1971 तक का चुनाव देखिए, वो चुनाव में कुछ वर्ग को तो चुनाव में वोट देने का अधिकार ही प्राप्त नहीं हुआ था। ऑल्दो कहा गया था कि हर एक आदमी को हिंदुस्तान में एक वोट देने का अधिकार है, या तो उनके धमकी से, भय से, या पैसे से, या दबाव से उनको वोट देने नहीं दिया जाता था। और इसी प्रक्रिया को कांग्रेस भी अगर कमजोर हुई तो इसी प्रक्रिया को अपनाते रहा गया, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो। क्या कारण है कि बंगाल में कम्युनिस्टों का शासन 30 साल रहा? क्या कारण है कि बंगाल में ममता बनर्जी का शासन 15 साल रहा? आप उसके इतिहास को समझिए और जानिए। उसके इतिहास में वही धांधली था जो धांधली कांग्रेस के समय में वोट प्रदान करने के समय। मैंने आपके कहने का मतलब है कि इस बार का जो चुनाव हुआ है बंगाल में, आसाम में, वो धांधली मुक्त है, खासकर बंगाल के परिप्रेक्ष्य में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक बात आपको और इसमें जो गौर करने की बात है कि हिंदुस्तान के प्रजातंत्र का दारोमदार किस पर निर्भर है?
जनता पर? नहीं, जनता तो मतदाता है। हिंदुस्तान के प्रजातंत्र का दारोमदार निर्भर है चुनाव आयोग पर। अच्छा अच्छा अच्छा, इस सेंस में चुनाव आयोग ही राजनीतिक दलों को गवर्न करने के लिए सारा पावर, रजिस्ट्रेशन से उसको डिनोटिफाइड करने तक का पावर उसको प्राप्त है। इस बार तो चुनाव आयोग ने अपना पावर दिखाया सर। चुनाव आयोग ने 2 बार पावर दिखाया है। एक TN सेशन वाला, TN सेशन में जब लगभग बंगाल की ही स्थिति बिहार में लालू यादव के रिजीम में था, तो चुनाव आयोग में एक ऐसा व्यक्ति आया, TN सेशन। वो तो बहुत सारा सुधार किए। नहीं, TN सेशन का विशेषता ये थी कि वो टीम नहीं था, एक व्यक्ति का निर्णय जो है वहां पूरे देश में लागू होता था। ये नहीं था कि 4 आदमी या 6 आदमी का टीम जो है, इलेक्शन कमीशन नहीं था, 1 मैन कमीशन था। अच्छा अच्छा, उसका निर्णय जो है उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। ममता बनर्जी कर रही है कि SIR में जो गड़बड़ी हुई उसी का नतीजा है कि इस बार देखिए, TMC हार गई और बीजेपी बढ़त बना ली है। ऐसा आपकी क्या राय सर इसमें? SIR तो कोई नई चीज है ही नहीं। ये भी हम कहेंगे कि दिस वाज द फॉल्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन ये है कि प्रत्येक चुनाव के पूर्व आपको मतदाता सूची में आपको पुनरीक्षण करना है। अगर ये पुनरीक्षण अगर होता रहता लगातार और ईमानदारी से अगर इसका पुनरीक्षण किया जाता, तो आज SIR और ये सब नाम देने की जरूरत क्या थी? वो तो पैनिक कर रहे हैं कि इस बार हमको जीता हुआ चुनाव हरवा दिए हैं लोग, SIR में हमारे लोगों का नाम काट के। तो ये सर कहाँ तक इल्जाम सही है जीतने के बाद? अब अच्छा, मैं बोल रहा हूँ सर आपसे, सुनिए, क्या मरे हुए व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि मरे हुए व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है? क्या जिस व्यक्ति का 2 स्थानों पर नाम है उसको वोट देने का अधिकार है? एक ही जगह वोट देगा ना? तो नहीं चाहिए था। क्या विदेशी घुसपैठिए को वोट देने का अधिकार है? तो SIR के नाम पर यही तो लोग चाह रहे थे कि SIR में इनका नाम कट गया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र का मुखौटा लगाकर लोग शासन कर रहे थे, जो इस बार नहीं हुआ। देखिए, मुखौटा को इस बार जनता ने चुनाव आयोग के एक्शन में आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन में आने के बाद, गृह मंत्रालय के एक्शन में आने के बाद जनता को हिम्मत आया कि हम हमारे जान माल की रक्षा के लिए आज देश तैयार है। जो वोट देने नहीं आते थे वो पहली दफा वोट देने के लिए उतरे। नहीं, देखिए, आपको ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ये आपके बहुत रिमार्केबल बात हुआ, आज तक भारत के इतिहास में नहीं है। भारत जो है संघीय प्रणाली का देश है, जहां केंद्र और राज्य की 2 सरकारें हैं और दोनों के लिए चुनाव होता है। एक समय था जब एक ही चुनाव हुआ करता था, कांग्रेस के समय में एक ही पार्टी थी, कोई वहां इनस्टेबिलिटी नहीं था, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं थी कि कोई संवैधानिक व्यवस्था किया जाए कि पूरे देश के लिए एक चुनाव होगा। सर, अब थोड़ा सा एक बात हम जानना चाहेंगे कि अभी जो बंगाल में परिवर्तन हुआ, हाँ, आसाम में तो परिवर्तन नया नहीं है, तो हेमंता बिश्व शर्मा छाए हुए हैं। बंगाल के इस परिवर्तन से बंगाल को क्या लाभ होगा सर? देखिए, बंगाल को लाभ के पहले आप समझ लीजिए कि बंगाल ने जो हिस्ट्री क्रिएट किया इंडिया में, वो महत्वपूर्ण है चुनाव आयोग के लिए भी, भारत के राजनीतिक दलों के लिए भी और आम जनता के लिए भी। वो हिस्ट्री क्या है आप लोग समझिए, बताइए सर। पहली बार आपने देखा कि एक स्वर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चुनाव आयोग और सरकार
ये चारों को एक होना पड़ा। क्यों एक होना पड़ा? लाचारी थी, जब लाचारी थी, जब प्रजातांत्रिक शक्तियां जो कमजोर कर दी गई थी और लोगों को प्रशासन से लेकर के जुडिशियरी से लेकर के सारे लोगों को कुछ राजनीतिक दल जो शासन सत्ता में आ जाते थे, पावर होल्ड करते थे, वो पॉकेट में लेकर घूमते थे। अभी सर जुडिशियरी को लंबे समय तक अभी बंधक बना कर आज तक नहीं। आप ये बात सुन लीजिए, ये भी हिस्ट्री है, ये भी हिंदुस्तान के इतिहास में एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है? पहली बार सुप्रीम कोर्ट को चुनाव की प्रक्रिया में वोटर लिस्ट में संशोधन के सही हुआ है या गलत हुआ है, इसकी जांच के लिए जजेस को नियुक्त करना पड़ा अपनी ओर से। बड़ी मतलब अगर सेशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने मदद किया था, ये सेशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने मदद किया था, और फिर अभी चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट ने मदद तो किया। आपको क्या लगता है सर, अब मैं एक सेकंड आपसे बात करूं कि सर अब तो गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी सत्ता में है। एक ऐसे सर ऐसे में ये जो सत्ता मिली है, बंगाल संयोग से 50 साल से हमेशा विपक्ष में रहा, केंद्र में जिसकी सरकार रहे, राज्य में लोग कभी सीपीआई सीपीएम चाहे तृणमूल में थे, पहली दफा डबल इंजन की सरकार बनी एक, और बीजेपी के लिए अब एक बड़ा विशाल अवसर मिला है। ऐसे में बंगाल की जनता को क्या मिलने वाला है सर? मैं सीधा सीधी बात करूँ। सुबोध जी, आपने अधूरा प्रश्न किया। जी बोला जी सर। भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या था? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। जी वो तो चल रहा है। नहीं, सुनिए, इसका जवाब सुन लीजिए। अभी एक नारा आ गया, गंगोत्री से गंगा सागर तक हो गया। हो गया नहीं, अब फिर आप भूल गए। पांडिचेरी कहाँ है? तमिलनाडु कहाँ है? ये कन्याकुमारी का बेल्ट में आता है। वो बाकी है। नहीं, वो हो गया, वो भी इस चुनाव में आया। तो आप अधूरा नारा मत दीजिए कि गंगोत्री से गंगा सागर तक। ये भी कहिए कि हम जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अब चौतरफा हो गया। चौतरफा नहीं, ये इसलिए कि जो आज तक नहीं हुआ था, धारा 370 हटाने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। जी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो कश्मीर हो गया। कन्याकुमारी में रोज गाली दिया जा रहा था हिंदुओं को, डेंगू कहा जा रहा था। नहीं, उनको क्या कहा जा रहा है? कहता था मच्छर है, ये क्या, ये डेंगू का मच्छर है, ये लोग अथी वाले, ये सनातनी लोग। उनकी हार हुई, डीएमके की तो करारी हार है। तब कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक राजनीति, आज देश की राजनीति पहली बार, जो 1952 और 56 में राजनीति थी, 1956 में भी या 52 में भी केरल में कम्युनिस्ट आया था। अगर कम्युनिस्ट को हटा करके केरल में कांग्रेस पार्टी तो सर पूरे देश से कम्युनिस्ट सफाया। ये देख लीजिए, अब तो कहीं रह भी नहीं गया। ये बात समझ लीजिए कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कम्युनिस्ट का सफाया होना मैं अच्छी बात नहीं मानता हूँ। मैं इसलिए राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर होने के कारण मुझे कहना यह है कि देश में दो ही सिद्धांतवादी पार्टियां थी, एक कम्युनिस्ट और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। सिद्धांत की राजनीति करने वाले। तो एक तो साफ हो गया, एक साफ हो गया। ये देश के लिए खतरनाक है। साफ नहीं हुआ, सोशल मीडिया पर और शहरों में अब वो हैं। नहीं, वो नहीं है। ये सत्ता में नहीं है। नहीं, वो सत्ता में नहीं है, इसलिए वो नहीं है। हिंदुस्तान में पावर की पूजा होती है, पार्टी की पूजा नहीं होती है। तो पावर पॉलिटिक्स से वो आउट हो चुके हैं। आज पहली बार 1952 के बाद देश में वो स्थिति पैदा हुआ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी एक पार्टी का राज्य है, होने जा रहा है। जी, तो चारों कोने पर भी ये जो आफ्टर इंडिपेंडेंस
जो वो सपना देखा नेशनल गया था। मूवमेंट का प्रभाव था। आज किसका प्रभाव है? उस समय राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का। आपने ठीक कहा। आज राष्ट्रवाद और हिंदुइज्म, सनातनी, जिसको आप लोगों ने हिंदू के बदले में नया नाम दिया है। नहीं नहीं सर, यही प्राचीन नाम है। ठीक है, प्राचीन नाम है, लेकिन जो प्रचलित नाम था वो अब तक हिंदू था, सनातनियों का। अब सनातन एकता कहते हैं। पर्यायवाची शब्द था। तो ये चीज आज पहली बार आप कह सकते हैं कि वार्निंग है। वार्निंग किसको? जागो जागो। नहीं, वार्निंग नहीं, वार्निंग नहीं है। वार्निंग किसको है? ये बहुत बड़ी बात हुई है इस चुनाव। तुष्टीकरण वालों के लिए सुनिए, वार्निंग। नहीं 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 नहीं, ये वार्निंग है वैसे तत्वों को जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को नहीं मानते हैं, जय हिंद का नारा नहीं बोलते हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, भारत माता नहीं बोलते हैं। हिंदुस्तान में अगर पाकिस्तान से मैच होता है और अगर पाकिस्तान का खिलाड़ी अगर जीतता है तो तालियां पर पीटी जाती है, और हिंदुस्तान का खिलाड़ी अगर जीतता है तो झंडे जलाए जाते हैं। तो ये वार्निंग है। ये एक प्रकार से ये चुनाव जो है वार्निंग है कि देश में अगर रहना है तो राष्ट्रीय संस्कृति के साथ चलना आपको भारत के साथ, भारत को माता मानते हुए, भारत मेरी भूमि है, मातृभूमि है, भारतीय संस्कृति मेरी संस्कृति है, हम भाई हैं और हम दुश्मन नहीं हैं। जी सर, एक सेकंड सर, अब तो लंबा समय हो गया है, हम लोग को अपनी बात रोकनी होगी। सर, इन 5 राज्यों के बाद आप निष्कर्ष रूप में सर, वो जो अब जश्न का माहौल है, चारों तरफ गुलाल अबीर चल रहा है, ऐसे में सर अपना कुछ अंतिम संदेश दीजिए सर। अंतिम संदेश यही है, इस आज के मामले का अंतिम संदेश यही है कि हिंदुस्तान में जो विदेशी घुसपैठिए या आतंकवादी जो हिंदुस्तान में घुसे हुए हैं, उनको चुन चुन करके हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाए या उनको सूट कर दिया जाए। हिंदुस्तान में रहने के लिए भारतीय जो व्यवस्था है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसको अपनाना होगा। इसकी खिलाफत करके आप इस देश की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते। एक बहुत अच्छा नारा सामने आया है, वही नारा सुनाई पड़ेगा, आप सुन लीजिए। क्या सर? आज मेरी भविष्यवाणी है, घर वापस करो, घर वापसी हो। ये नारा आज के बाद हिंदुस्तान में पुरजोर रूप से उठेगा कि घर वापसी का नारा। किसका घर वापसी का नारा? जो हमारे पुराने भाई हैं, जो पुराने भाई हैं, उनको कहा जाएगा कि या तो तुम हिंदुस्तानी बन के रहो या तो घर वापसी करो। वो तो अगर यहाँ के देश नहीं, ये तो देखिए, यही होने जा रहा है। पहले जो है आप बोलते थे ना कि सेकुलरिज्म के विरोध में कब वो बात बोलते थे, आज सेकुलरिज्म कोई मुद्दा नहीं रह गया। आज मुद्दा हो गया है राष्ट्रवाद और घर वापसी का मुद्दा। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। ये हमको लगता है कि हम लोग एक लंबी बातचीत किए और ये क्रम जारी रहेगा, क्योंकि आज हम लोग सर के आरंभ किए हुए इस पॉडकास्ट में सत्यम जयते फ्रंट के साथ अब एक वार्तालाप का क्रम शुरू हुआ है। आज 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद गुरुदेव डॉक्टर के.पी. शर्मा सर उत्साहित थे। सर को बहुत बहुत प्रणाम। मैं सुबोध सिंह शिवगीत आप सबको भी नमस्कार करता हूं कि इस तरह हम लोग बार बार मिलते रहेंगे और इन्हीं समसामयिक मुद्दों पर कुछ चर्चा भी करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर के.पी. शर्मा सिर्फ आज के एक छोटे से ब्रॉडकास्ट को मैं अंतिम ब्रॉडकास्ट नहीं मानता हूँ। ये इसका परिणाम को पूरी तरह से परिलक्षित नहीं करता है, नहीं बतलाता है। ये क्रम अभी 5-10 इशूज जो जी सर, कोई बात नहीं, चलेंगे, उसमें जाकर इस चुनाव का सारी बातों की चर्चा करते रहेंगे, खुलकर बातें करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम सर।